आज के शो में। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, कश्मीर पर भारत के कब्जे को 70 साल। जद्दोजहद हक के खुद इरादियत को नहीं दबा सकते, पाक फौज का वाज़े पैगाम। भारतीय मजालिम, कश्मीरियों का मजबूत अज़म, हौसला बुलंद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज ब्लैक डे है, यौम स्याह है और इसकी जो तारीख बनती है 1947 से जाके मामला इसको जोड़ा जाए, लेकिन मामला कश्मीर का है और यकीनी तौर पर पिछले 70 साल में हमने यानी जिस तरह भी चाहा, जिस तरह भी मीडिया के थ्रू पाकिस्तान में आलमी फोरम्स के ऊपर इस मसले को उठाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अपनी जगह ये मसला जू का तू बरकरार है। पिछले कुछ दिनों हमने देखा जी, जुलाई 2016 के बाद से एक नया एरा ऑफ स्ट्रगल जो है आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ। जब बुरहानुद्दीन वानी की शहादत हुई उसके बाद इसमें एक नया अज़म, एक नया जोश, एक नया वलवला भारत में। हमने जो कश्मीर से फुटेजेस अब हम देख रहे हैं उसमें हम ये नहीं देखते कि सिर्फ जो है मर्द हजरात, यूथ, हम खवातीन, बच्चों को देखते हैं अब कि वो भारतीय मजालिम के खिलाफ बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर आवाज उठाते हैं और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराते हैं। आलमी बरादरी, इंटरनेशनल एनजीओज, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आखिरकार किधर हैं? ये वो सवाल है जिसकी तरफ सब निशानदही करते हैं। वो किधर गायब हैं? आज यौम स्याह है और आज इस यौम स्याह पर हम आज डिटेल में आपको कुछ बताएंगे भी, कुछ हैरानकुन रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे। समय पहले जो कश्मीर से जो नौजवान हैं, जो इस तहरीक का हिस्सा हैं, जिस तहरीक सलाम करते हैं, जिस तहरीक को हम क्रेडिट पेश करते हैं, हम सलूट करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके जज्बात क्या हैं, जरा सुने। वो इन तमाम मजालिम के बावजूद, काले कवानीन के बावजूद आखिरकार उनके जज्बे कितने बुलंद हैं, जरा सुने और देखें। हम तब तक अब हार नहीं मानेंगे जब तक वो पूरे कश्मीर को आज़ाद नहीं करेंगे। तो हम कौन सा टेररिस्ट ठहरे? टेररिस्ट है वो इंडियन आर्मी है और ये सब कश्मीरी लोग जानते हैं कि इंडियन आर्मी टेररिस्ट है। हम अपना हक मांगते हैं क्योंकि यहाँ पे घरों में सीआरपी पुलिस घुस जाती है और जवानों को घर से निकाल कर गोली मार देते हैं। जी यहाँ पर 12 साल का बच्चा शहीद हो गया, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। हाँ, हमारी तो इस बेटी को पैलेट लग गए हैं 31 तारीख को। बस दाएं आँख से कुछ थोड़ा 10% देख सकती है, दाएं आँख से, बाएं आँख से कुछ नहीं देख सकती। India can't break us. He kill us, but don't break us. सिर्फ यही नहीं, आप अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें, मैंने अभी कहा कि आवाज़ नहीं उठाते, बात नहीं करते, वो ठीक है और काफ़ी हद तक जो उन्हें करना चाहिए नहीं करते। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम अफराद का जिनकी तादाद 88 बनती है। अब ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ टिप ऑफ द आइसबर्ग क्योंकि इसके अलावा मजालिम बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर किलिंग्स हैं, एब्डक्शंस हैं, रेप्स हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तरह तरह की हैं। लेकिन ये सिर्फ वो मजालिम है जो आंखों के ऊपर लोगों के पैलेट गन से फायर किए जाते हैं, शॉर्ट गन के थ्रू आंखों के ऊपर इन नौजवानों को, इन तमाम खवातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को निशाना बनाया जाता है, इनको नाबीना किया जाता है। ये परमानेंट डैमेज होता है। कहा जाता है जी परमानेंट डैमेज नहीं होता, लेकिन परमानेंट डैमेज होता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट लिखी है, उसमें कहा है जी कि आप ऐसा ना करें, लेकिन कहने की हद तक जरूर कहा है, अमल दरामद कुछ नहीं हुआ है उस पर। लेकिन ये रिपोर्ट सितंबर 2017 में आई है, जिसके अंदर आप अगर पढ़कर एक बार गुजरे उन तमाम 80 से ज्यादा लोग, 90 के करीब लोगों के अकाउंट से कि वो किस तरह से उन पर क्या क्या गुजरी, किस तरह ट्रॉमेटाइज हुए, न सिर्फ नफ्सियाती तौर पर उन पर असर हुआ, सिर्फ जिस्मानी नहीं नफ्सियाती तौर पर क्या क्या असर हुए, वो इसमें दर्ज है। और अगर कोई सहाफी यानी आलमी बरादरी में से उठकर ये कोशिश करता है कि वो जाए और कश्मीर के हकायक हैं वो अवाम तक ला सके, बेनकाब कर सके, अल जजीरा की एक सहाफी है, बैनुल-अक़वामी इदारा है, तो उनके साथ क्या होता है, यानी वो अगर पूछते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर की पुलिस से पूछते हैं, ऑफिशियल से पूछते हैं भारत के, तो उनके साथ रवैया क्या बरता जाता है। इस सहाफी का, बैनुल-अक़वामी सहाफी का, पाकिस्तानी नहीं बैनुल-अक़वामी सहाफी का अकाउंट, ये सुने कि वो क्या कहती है जब वो वहां जाती है और वहां जाकर कोशिश करती है राब्ते की उन लोगों से, तो उस पर क्या गुजरती है, जरा सुने।
To investigate these allegations, I requested interviews with India's National Security Advisor, the Defence Minister, Home Affairs Minister and military personnel. But they either declined or did not respond. I did get through to SP Vaid, one of the most senior police officers in the state and now the Director General of the force. Hello. Hello, good morning, Mr. Vaid. This is Karishma from Al Jazeera. How are you? Good morning. How are you? I just wanted to call and make a interview appointment with you. Okay. Tomorrow we'll do it. Okay, what time, sir? Let's say around 11. Okay, thank you so much, sir. Look forward to meeting you. But only minutes later, his office calls back. I am Nasir Khan, private secretary to Dr. SP Vaid. We are very sorry, ma'am. He can't give it to you, sir. But I just spoke to him 10 minutes ago. Inconvenience is regretted, ma'am. आलमी एजेंसीज हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, सहाफ़ी हो, कोशिश करते हैं राब्ते की, तो उनसे राब्ता नहीं रखा जाता, उनको इंटरव्यू टाइम देकर इंटरव्यू कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब ये हम नहीं, ये आलमी बरादरी लिख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, बता रही है पूरी दुनिया को। लेकिन आखिरकार कब तक ये जद्दोजहद इस तरह चलेगी, इसका मंतकी अंजाम क्या होगा? हमें यकीन है मंतकी अंजाम पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो जज्बा हमें नज़र आता है वो मैंने जिस तरह कहा कि ख़वातीन में भी नज़र आता है, यंग स्टूडेंट्स में नज़र आता है, फीमेल स्टूडेंट्स में नज़र आता है, और अब कोई किसी से डरता नहीं है। तो यकीनी तौर पर बहुत जल्द और इंशाल्लाह मुस्बत हल इसका नज़र आता है। इस ब्रेक के बाद कुछ और हक़ाइक़ बेनकाब करेंगे, असल सूरत हाल बेनकाब करेंगे। आज इस ब्लैक डे पर भारत के सियासतदान क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा मैं, कि वो इस ब्लैक डे को जश्न के तौर पर क्यों मना रहे हैं और इसके पीछे उनका क्या माइंडसेट है। आज सब कुछ होगा बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज इंतहाई जिसे कहा जाए इंपॉर्टेंट और संगीन नौयत का मामला है ये, और जिस पर हम बेनकाब कर रहे हैं, ये इसको बेनकाब करने की शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि भारत का चेहरा सबके सामने आया है और वो एक तरह से खुलकर उसके अज़ाइम, नापाक अज़ाइम सामने आ चुके हैं। जिस तरह वो स्पेशल फोर्सेस एक्ट के ज़रिए कश्मीरी लोगों पर जुल्म करता है, सब कुछ सामने इस वक्त है। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, साबिक सेक्रेटरी दिफा हमारे साथ हैं। मिशाल मलिक साहिबा कुछ ही देर में कश्मीरी रहनुमा हमारे साथ होंगी। जनरल लोधी साहब पहले आते हुए सर ये जो अभी तक हमने शोज किए, हमने पूछा है लोगों से कश्मीर मसला, ये सर अब ये बड़ा पॉजिटिव है जो अब हम देख रहे हैं कश्मीरी मनाजिर। हम जो बुरहान वानी के बाद जो मुहिम उठी है वहां पर, उसको आप सामने रखें, और जिस तरह आज 27 अक्टूबर है, आपको कितना करीब आज़ादी नजर आती है कश्मीरियों की, आपको कितना करीब नजर आता है कि भारत जो है उसके आज़ाइम नाकाम होने वाले हैं, कितना करीब है हम मंजिल से कश्मीरी और पाकिस्तान अपने? लोधी साहब जी, इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देखें कि जो मुल्क आज़ाद हुए हैं, जैसे दारफुर आज़ाद हुआ है सूडान से, ईस्ट तिमोर आज़ाद हुआ है इंडोनेशिया से, अभी शायद कैटलोनिया भी आज़ादी हासिल कर ले स्पेन से, तो जहाँ भी आज़ादी हासिल करने वाले मुसलमान नहीं थे, वहाँ दुनिया का ज़मीर बहुत रोशन रहा और बड़ी जल्दी उनकी हमायत करता रहा और बड़ी तेज़ी से हालात चलते गए। लेकिन फ़लस्तीन और कश्मीरी अरसा दराज से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी मांग रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि दुनिया का ज़मीर खामोश है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ हो नहीं सकता। देखिए, बुनियादी तौर पर 3 फैक्टर्स हैं। एक पॉलिटिकल फैक्टर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे और फैक्टर हैं, जैसे डिप्लोमेसी है, आपकी मीडिया है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, फिर इकोनॉमिक फैक्टर होता है और फिर मिलिट्री फैक्टर होता है। ये 3 या इनकी कॉम्बिनेशन या इसमें से कोई 2 या 1 ये मिलके चलते हैं, तब जाके किसी को आज़ादी मिलती है। आज़ादी आराम से प्लेट पे रख के जो है ना, आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं है कि जहाँ पर आज़ादी आपको पेश कर दी जाए कि आप आज़ाद हो गए। तो मेरा ये ख्याल ये है कि जहाँ तक तो इकोनॉमिक प्रेशर है वो तो शायद दुनिया नहीं डालेगी हिंदुस्तान के ऊपर, रीज़न उसके ऑब्वियस हैं, बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के लिए इंटरनल और इंटरनल मेरा ख्याल बहुत अच्छा उम्दा पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम जो है वो डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंतफादा तहरीक शुरू की हुई है, एक बड़ी रेजिस्टेंस शुरू की हुई है और वो उन्होंने इस बात को उजागर कर दिया है। अब जो और इसमें एक्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान है, एक फ्रीक है
हमें कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया को झंझोड़ें और पॉलिटिकल प्रेशर डालने के जितने मैंने बताए हैं कि डिप्लोमेसी और मीडिया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इन सब का इस्तेमाल करें और दुनिया को बावर कराएं। दुनिया के अवाम को अगर आप बावर करवा देंगे तो हुकूमतें खुद ब खुद कुछ ना कुछ करने पर अवाम बावर होती है। यूएनओ में देखिए ना मिसाल सर, अवाम बावर होती है जैसे मीडिया के थ्रू होती है। अभी हमने आपको दिखाया जी अल जजीरा की एक जर्नलिस्ट है और ऐसे कितने और सहाफी होंगे, इन्होंने तो अपना डॉक्यूमेंट कर लिया ना उस पूरे मामले को जो उनके साथ गुजरा। तो लोग सब कोई अगर जाएगा सहाफी और उसको अगर इजाजत ही नहीं दी जाएगी भारत की तरफ से या ओआईसी का जो ग्रुप है वो जाने की कोशिश करेगा कश्मीर ताकि वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन देख सके, उसको इजाजत ही नहीं मिलेगी, तो लोग सब किस तरह से फिर वो पहुंच सकेंगे उस तह तक मसले की या आवाम तक ला सकेंगे कि वहां हो क्या रहा है आखिरकार, जब मीडिया, इंटरनेट, तमाम चीजों को जिसके जरिए ज़राए अबलाग वहां पहुंचता है वो सब बंद कर दी जाएगी, फिर क्या होगा आगे? देखिए, कोशिश तो जारी रखनी चाहिए ना। अभी मैं अब आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे इस दफ़ा आपके वज़ीर आज़म ने जाके यूएनओ में ज़रा अच्छे तरीके से बात की है तो लोगों ने सुना है। आपके वज़ीर ख़ारजा ने इसका जिक्र किया है, मलिया लोधी ने इसका जिक्र किया है, बार बार हो रहा है। तो जब आपका बयानिया बन जाए तो फिर खामखा उसका वो होता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि कलभूषण का एक केस लेकर तो वो बैनुल-अक़वामी अदालत में चले गए, आप कश्मीरियों का केस लेकर गए हैं? कितना जुल्म सितम हो रहा है। क्या कोई कश्मीरी, क्या कोई बाहर का रहने वाला कश्मीरी, कोई पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए स्टेट, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं बताते ये जुल्म सितम, क्यों नहीं दिखाते? जो ह्यूमन राइट्स की इतनी ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्यों नहीं लाते कि आप जोर देकर हिंदुस्तान को कहें कि आप हमें दिखाएं कि वहां पर क्या हो रहा है? हम अपनी साइड दिखाते हैं हमेशा, उनको जब भी कोई ऐसी शिकायत होती है वो नहीं दिखा पाते। लेकिन एक चीज और है, याद रखिए, एक फैक्टर और उभर कर आया है। आपने जज्बों की बात की है जी। मिलिट्री प्रेशर साफ ज़ाहिर है मुल्क तो आपस में नहीं डाल सकते, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और यहाँ पर 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का जो है ना दाव पर है, गुर्बत है यहाँ पर, ना खानगी है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके से कश्मीरी यूथ अब उठा है और उसमें आपने बताया भी, जिक्र किया है कि बच्चे, ख्वातीन, बच्चियाँ, लड़के, इसको अब दबाया नहीं जा सकता मेरे भाई। ये एक प्रेशर जो है हो गया और अगर इसको उन्होंने मिलिट्रली दबाने की कोशिश की, जो कि कर रहे हैं, तो ये खुद ब खुद एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर जाएगा, एक भयानक शक्ल इख्तियार कर जाएगा हिंदुस्तान के लिए कि वो इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। आपने देखा है कि हिंदुस्तान के राइटर अभी खुद कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे हाथ से निकला जा रहा है। अभी उन्होंने बातचीत का एक वो फसाद सा क्रिएट करने की कोशिश भी की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी है। हमारा पूरी कोशिश होनी चाहिए कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ते रहें, पूरी इखलाकी मदद और सफारती मदद उनकी करते रहें। हमें कोशिश मुझे लग रहा है कि अच्छा, अगर 5 से 7 जो साल कश्मीरी रहनुमा है, जो मीरवाइज साहब की अगर हमारे पास बात तैयार है जो उन्होंने कही है, अगर हमारे पास साउंड बाइट रेडी है उनकी जी, अगर हम सुना सकते हैं, क्योंकि ये साथ साथ पता चले, क्योंकि जो कश्मीरी रहनुमा कह रहे हैं इस बारे में वो बड़ा सुनना जरूरी है। और मैं आपको एक रीसेंट डेवलपमेंट भी शेयर करूंगा कि एक साबिक DGIB को वहां पर नॉमिनेट किया गया मुज़ाकरात करने के लिए हुर्रियत रहनुमाओं से। तो ये जरा सुने कि वो कहते क्या है, पहले ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं मुज़ाकरात के, लेकिन इन जनरल इस मसले के ऊपर लेकर वो क्या कह रहे हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। There was curfew, there was restrictions on communication gag, on press gag, media gag. India had literally declared war on the people of Kashmir for those 6 months. As far as the people of Jammu and Kashmir are concerned, there's absolutely clarity what we want. We want freedom, we want azad, we want complete independence where the people of Kashmir are given their free will to decide their future. There is absolutely no democracy here, there is no rule of law here, there is no accountability here. It's not a secret that, the highest concentration of troops anywhere in the world is in Jammu and Kashmir. And these troops are not here to fight militancy, but they are here to fight the people. We don't want to see another generation of young people, go towards violence and go towards, death and destruction. अब मुज़ाकरात के हवाले से बात हो रही है और ये बात अमेरिका के जो टिलरसन साहब आए हैं उसी दौरान ये बात छेड़ी गई है और अपॉइंट कर दिया गया एक आदमी को कि जी आप जाकर एक्स DGIB आप जाकर मुज़ाकरात करें हुर्रियत से और तमाम लोगों से। तो लो साहब, ये कोई नई चाल है? आज 27 अक्टूबर भी है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या इंडिया क्या कर रहा है, इंडियन रहनुमा क्या कर रहे हैं आज के दिन, लेकिन ये कोई नई चाल है क्या? ये जो DGIB अपॉइंट कर दिए गए, ये कोई क्या है? क्या कोई नया गेम प्लान है, कॉस्मेटिक मेजर है, या इन रियल टर्म्स मुज़ाकरात की हुर्रियत से कोशिश है? क्या है ये आखिरकार? इसमें क्या शक है कि ये आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। देखिए, उधर से चूंकि टिलरसन वहाँ पर गए हैं तो उनके लिए एक ये ड्रामा तैयार किया गया।
दूसरा आप ये देखिए कि अगर आपने बात करनी है कश्मीरियों के साथ तो आपको कोई पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हो सकती है ना। एक आईबी का शख्स जो कि इसका ये मतलब है वो इससे दो पैगाम दे रहे हैं। एक तो टिलरसन को वो बता रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, कश्मीरियों को बता रहे हैं कि हम आपसे सख्त बात करेंगे, क्योंकि आईबी का आदमी क्या बात करेगा। आप किसी जर्नैल को कहें कि भी जाके उनसे बात करो, क्या बात करेगा? वो जंग की बात करेगा, झगड़े की बात करेगा, आईबी वाला इंटेलिजेंस की बात करेगा, उनके और जो जुल्म सितम की बात करेगा। तो मेरा ख्याल ये तो ऐसे ही एक उनका ड्रामा है जो कि आप देखेंगे वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगा। बात वो गौर करने की है जो मीर वाहिद साहब ने कही है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान ने जंग मुसल्लत कर दी है मकबूजा कश्मीर में। इसका ये मतलब ये है कि जो मैं बात कर रहा था कि वो जो तीसरा फैक्टर है जिसको आप मिलिट्री फैक्टर कहते हैं, वो खुद ब खुद इंट्रोड्यूस कर दिया है वहाँ पर हिंदुस्तान ने। सही। और इसका अब उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब नौजवान आगे से रिएक्ट करेंगे, और वो रिएक्ट कर रहे हैं, जब वो बंदूक उठा लेंगे तो कोई ना कोई उनको बंदूक देने वाला मिल जाएगा दुनिया में, और उसके बाद जो वो वहां पर हशर बर्पा करेंगे जवाबी कार्रवाई में, वो फिर दुनिया देखेगी। मैं कहता हूं कि अकल के नाखून लेने चाहिए लीडरशिप को हिंदुस्तान की। और ये मौका है कि बातचीत से मसले को तय कर ले, पाकिस्तान को साथ इन्वॉल्व करें। तीनों पार्टियां मिलकर कश्मीरी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ये बड़ी अहम बात निकाल सकते हैं। बड़ी अहम बात है। मिशाल मलिक साहब अभी कश्मीरी रहनुमा साथ हमारे आ चुकी हैं और स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं इस्लामाबाद में, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है और इसके बाद आते हैं। तो जो भारत में सियासतदान आज यौम सियाह के हवाले से नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह कहा कि बहुत पॉजिटिव है आज 27 अक्टूबर में, क्योंकि वो पॉजिटिव चीजें हैं जो जज्बे में नजर आ रही हैं इस वक्त हमें। खवातीन के, बच्चों के, बड़ों के, यूथ के, नौजवानों के जो जज्बा नजर आ रहा है कश्मीर का, वो बता रहा है कि अब शायद इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई भी बड़ी से बड़ी फौज आ जाए वो इसको हरा नहीं सकती। इस ब्रेक के बाद मजीद हकाइक बेनकाब करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब 27 अक्टूबर के हवाले से, ब्लैक डे के हवाले से आज खुसूसी प्रोग्राम हमारा है, और यकीनी तौर पर जिस पहलू की हम निशानदेही कर रहे हैं, जिस पर जनरल लोधी साहब भी अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, वो पॉजिटिविटी है जो हमें नजर आ रही है। वो कहते हैं ना द सिल्वर लाइनिंग जो हमें नजर आ रही है कि इस पर जो मूड है, जो पॉजिटिविटी है, और यकीनी तौर पर जो जद्दोजहद है, जो इस वक्त जज्बा आंखों में नजर आ रहा है कश्मीरी जो इस वक्त जवान है उनके, वो देखने के लायक है और उससे लग रहा है कि आज़ादी बड़ी करीब है। मिशाल मलिक साहबा कश्मीरी रहनुमा है और इस जद्दोजहद और इस कॉज पर बड़ा आपका अपना भी शेयर है पर्सनल लेवल पर, वैसे भी आप काम करती हैं, बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया प्रोग्राम में। मिशाल साहबा, यानी हम कितना करीब हैं इस वक्त, कश्मीरी कितना करीब हैं आज़ादी से? भारतीय फौज, आपको लगता है उनकी जो हिकमत अमली है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है और हमको अब अंदाजा भी हो चुका है इस बात का कि अब बात गल नहीं रही इस तरह से? मिशाल साहब देखिए, मॉरली, लीगली और इमोशनली, हर लिहाज, सोशली, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी इंडिया हैज़ लॉस्ट दिस बैटल। 1947 का जो ये डेट है 27 अक्टूबर की, तब से लेकर अब तक कितने डेकेड्स हो गए हैं और हर तरह की कोशिशें की हैं हिंदुस्तान ने। माइट का जो फोर्स है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना, रेप करना, इकोनॉमिकली टॉर्चर करना, अंधा करना, क्रिपल करना, हर तरह के वेपन्स, लीथल वेपन्स यूज़ करना, इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस करना, ब्राइब करने की कोशिश करना, ल्योर करना, क्या नहीं किया वहाँ पे कश्मीरियों को टेरराइज़ करना कि वो अपनी स्ट्रगल को छोड़ के गिव अप कर दें। मगर वो स्ट्रगल में जो तसलसल है, जो डिटर्मिनेशन है, जो कमिटमेंट है, वो तो बढ़ती ही जा रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। मगर अफसोस और दुख इस बात का होता है कि जो शहादतें हो गई हमारी, इतने लाखों लोग हमारे शहीद हो गए तब से लेकर अब तक इस ऑक्यूपेशन को फाइट करने में, वो क्या कभी वापस आएंगे? उनकी फैमिलीज को जो लॉसेस हैं, जो इस वक्त भी हर कश्मीरी है जो शहीद नहीं भी हुआ या हुई है, वो जिस अजियत से वहाँ पे छोटे से पैदा होते ही बड़े होके ये आर्मी की छावनियों के से गुजर के वो अपने जवान हुए, उन पे जिस तरह के तोहमतें, गालियां और रोज़ की जो कहते हैं बॉडी सर्चेस और रेड्स करना, क्या वो साइकोलॉजिकल प्रेशर से कभी वो निकल पाएंगे? ये वो लॉसेस हैं जो दुनिया इग्नोर कर रही है।
बहुत ही कन्वीनियंटली एक आई वॉश हो जाती हैं कि भाई ये जो मसला है ये इंडिया और पाकिस्तान खुद ही सॉल्व करे। इंडिया जो मार रहा है, जो कातिल है, जो कब्जा जिसने किया हुआ है, क्या वो कभी चाहेगा कि वो कबूल करे कि उसने कत्ल किया, या वो अपनी जो जमीन कब्जा करने की कोशिश किया उसको छोड़ेगा जब तक कि कोई उस पर कोई इंटरनेशनल प्रेशर नहीं होगा। नहीं सही है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही हैं मिशा साहब, लेकिन ये जो इस वक्त भारत की जो स्ट्रैटेजी है, यानी जो कश्मीरी जो इस वक्त जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, वो जद्दोजहद को देखते हुए खुद उसको अपनी स्ट्रैटेजी रिवर्स करनी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि आपको ये सोल्यूशन, यानी किस तरह से ये सोल्यूशन वर्क करे, किस तरह काम करके ये निकालेगा, या किस तरह से इस मसले से आगे निकला जाएगा, ये खुद भारत को खुद सोचना पड़ेगा कि वो नाकाम हो चुका, रास्ता क्या है इसका आगे? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कश्मीर का जो मसला इतना कॉम्प्लिकेट हिंदुस्तान ने किया हुआ है, इनकी ईगो, इनकी हवस है जो इन्होंने एक ज़मीन पे, एक कौम पे कब्जा किया हुआ है और उनके फंडामेंटल राइट्स छीने हुए हैं। इस पे इस वक्त सारी कंसंट्रेशन करनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टेट को, और जो हमारा कश्मीर डायस्पोरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनलाइज किया जाए इन इंडियन एट्रोसिटीज़ को, जो उनका घिनौना चेहरा है, और बताया जाए इम्पोर्टेंस ऑल्सो के एक पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर ग्लोबल पीस और ग्लोबल इकोनॉमीज में कितनी मौसर साबित हो सकती है। और फिर अब तो सीपेक स्टार्ट होने वाला है, इसमें बहुत पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि कहीं भी दुनिया में जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं तो फिर बड़े बड़े ममालिक भी अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से चाहते हैं कि अमन आए रीजन के अंदर। तो यहाँ तो सीपेक स्टार्ट हो रहा है, जो सिल्क रूट है कश्मीर से गुजरता है, तो बड़े बड़े ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, और भी बड़े ममालिक हैं जो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट्स करना, हैवी इन्वेस्टमेंट्स, और उसके लिए उसका जो रूट है इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की सक्सेस का, दैट इज थ्रू अ पीसफुल सोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। और ये इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मगर बर्दाश्त उन्हें हो या ना हो, इस पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना चाहिए, ना ही वेस्ट करना चाहिए टाइम इन बायलैटरल टॉक्स विद इंडिया ऑन कश्मीर, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलना। वो जितनी भी ये टोपी ड्रामे करते हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग, दे आर जस्ट एन आई वॉश। मैं इसी बात से, अभी हमने सवाल पूछा था जैन लोधी साहब से कि जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से नॉमिनेट किया XDG-IB को, लेकिन उससे पहले मैं इस पूरे मामले के ऊपर यकीनी तौर पर आज 27 अक्टूबर है, और 27 अक्टूबर के हवाले से हम आपको तासुरात बता रहे हैं। मिशाल मलिक साहब की भी आप बात सुन रहे हैं, बहुत अहम बात है। अभी भी हमने आपको मीरवाइज उमर फारूक साहब का भी बयान सुनवाया। जो भारतीय लोग हैं वो आज के दिन को, यानी एक तरह से तो तौहीन, यानी वो तमाम जो कर रहे हैं इस वक्त कश्मीरियों के हुकूक की ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जरिए, वो इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय पॉलिटिशियंस सेलिब्रेट कर रहे हैं इस दिन को। किस तरह के लोग हैं ये, जरा देखें और फिर इनकी मजम्मत करते हैं। जरा सुने और देखें कि क्या कह रहे हैं ये लोग, सुने।
यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सी बातें हैं और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि जो हम रोज़ एक मातम का दिन गुजारते हैं, एक ब्लैक डे, रोज़ हमारे यहाँ शहादतें होती हैं, गमों के पहाड़ हम पे गिरते हैं, मगर हम लोग पे भी इंशाल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ रंग लाएंगी और कश्मीर आज़ाद होगा और हम सेलिब्रेशंस करेंगे। ये कौन सी झूठी सेलिब्रेशन है जब अवाम इनके साथ ही नहीं है। एक कश्मीरी बच्चा नफरत करता है हिंदुस्तान से, वो डरता नहीं है इनकी इंडियन आर्मी से, तो इन्होंने क्या जश्न मनाने के गट्स हो तो कश्मीर में मनाएं, इनको जीरो एक्सेप्टेबिलिटी है वहां पे। और बिल्कुल सही बात है। और आपने जो कहा ना जी इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा कि हम जश्न मनाएंगे, इसी बात पर और इस दुआ के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगा लोधी साहब भी और जैन लोधी साहब का और मिशाल मलिक साहबा का। नजर आता है उन आंखों में, उन जज्बों में जो हम देख रहे हैं, जो जज्बात हम देख रहे हैं कश्मीर में। और जिस तरह मैं फिर कह रहा हूँ बार बार और तवातुर के साथ कह रहा हूँ कि वो वक्त बहुत करीब है, क्योंकि जो जज्बा है उसको डिफीट करना, उसको शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल नजर आता है। वो फौज शिकस्त नहीं दे सकती। वो भारत के जो नजर आ रहे थे चंद लोग जो बीजेपी और हिंदुवाता की का इस वक्त जो है इसको प्रोपोगेट करते हैं, इस पूरी मुहिम को, वो भी नहीं कर सकते, ये जंग भी नहीं कर सकती, असला भी नहीं कर सकता। इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह ताला कि जब अगला प्रोग्राम करेंगे, अगला साल होगा 27 अक्टूबर, तो हम भी जश्न ही मना रहे होंगे। फीडबैक जो लिखिएगा, देखते रहेगा अपना।